Hey everyone, my name is Deepshika Goswami. This is the next lecture of Short Series 8.0. थर्ड पार्ट है ये इसका। आपके डीबीटी, जेआरएफ, सीएसआईआर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। गेट, आईसीएमआर जो भी आप एग्जाम दोगे इस सीरीज से आपको हेल्प मिलनी ही मिलनी है, ये गारंटीड बात है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे, प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है, तो उनके लिए क्या करना है। तो उनके लिए बहुत जल्दी आपको एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज मिलने वाला है इस चैनल पर। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि पुरानी जितनी भी सीरीज़ है जिनको देखने में आपको कई बार कन्फ्यूजन होता है, कौन सी सीरीज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, क्या करना है, कितनी पढ़नी है, कब कितनी पुरानी तक पढ़नी है, तो उन सब के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिजल्ट वेरी वेरी सून। ठीक है, वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, एंड येस टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ जाइए, बिकॉज पीडीएफ्स वहीं पे शेयर होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो वहीं पे शेयर हो रही होती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दो तरीके के रिसेप्टर्स, एक सेल सरफेस रिसेप्टर और एक इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर का मतलब होता है जो कि सेल की सरफेस पे प्रेजेंट हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिसेप्टर है और ये इस तरीके से सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है, और ये लाइगेंड जो है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो इससे आके बाइंड कर रहा है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि इस रिसेप्टर में अगर मैं बात करती हूँ, तो ये रिसेप्टर आपको सेल के अंदर मिल रहे हैं। अब ये सेल के अंदर या तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे या तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, बट होंगे ये सेल के अंदर। अब हमें ये सबको पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कैसी होती है, ये होती है बेटा हाइड्रोफोबिक इन नेचर। मतलब अंदर से इसका इंट्रिंसिक पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर से हेट करते हैं या लिपिड को लव करते हैं, सिर्फ वही आराम से इसको क्रॉस करके जा सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर को लव करते हैं, मतलब कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल सरफेस रिसेप्टर है, तो वो हम समझ सकते हैं कि वो एक ऐसे मॉलिक्यूल के लिए, ऐसे लाइगेंड के लिए वर्क करता होगा जो कि हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि वो बाहर से ही आके इंटरेक्ट कर जा रहे हैं, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और वहीं पे अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हो, ठीक है, और मेन टेंडेंसी यही है कि हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, बाकी साइज वगैरह के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकता है, तो उसका रिसेप्टर हमको सेल के अंदर देखने मिलेगा। अब सेल के अंदर या तो साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में। और अल्टीमेट फंक्शन सिग्नलिंग का क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन है, कोई पर्टिकुलर जीन है, उसके एक्सप्रेशन को घटाना या बढ़ाना, मतलब मॉड्यूलेट करना, रेगुलेट करना। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन हॉर्मोन्स दैट हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड दोज दैट हैव सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर इज दैट द फॉर्मर इज यूजुअली, फॉर्मर मतलब पहले वाला, कि जो इंट्रासेलुलर जिनके रिसेप्टर है वो कैसे होंगे। तो सिंपल बात है, वो मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोफिलिक, वो एक सेकेंड, सॉरी, हाइड्रोफोबिक होंगे वो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा पा रहे, तो वो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे सामने एनहेंसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको बताते जाऊंगी, हाईलाइट करते जाइएगा, सुनते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर कि एनहेंसर जो है वो एक शॉर्ट स्ट्रेच होता है, मतलब डीएनए का ही पार्ट है। पहली बात तो देखो, एनहेंसर और एक्टिवेटर दो चीज़ें होती हैं। एनहेंसर डीएनए का पार्ट है, एक्टिवेटर एक प्रोटीन है जो कि एनहेंसर से आके बाइंड करती है। अल्टीमेटली काम इनका ये है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन को, एक्सप्रेशन को और बढ़ाना, स्टिम्युलेट करना। ठीक है, तो एनहेंसर एक शॉर्ट 50 से 1500 बेस पेयर का रीजन होता है डीएनए का, जो कि प्रोटीन्स जैसे कि एक्टिवेटर्स वगैरह से जाके वो मतलब वो आके इस पे बाइंड करती हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा, किसी पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बढ़ेगा। ये प्रोटीन को हम जो से आके बाइंड कर रहे हैं, जैसे एक्टिवेटर्स वगैरह, उनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं। इन्हेंसर्स सिस एक्टिंग होते हैं। सिस एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे वो प्रेजेंट है उसके आसपास के रीजन को वो अफेक्ट कर सकते हैं। कहीं बहुत दूर जाके दूसरे उसको अफेक्ट करना इन जनरल इसकी टेंडेंसी नहीं होती है। दे कैन बी लोकेटेड अप टू 1 MBP अवे फ्रॉम द जीन, मतलब जिस जीन को वो अफेक्ट कर रहे हैं उससे इतना ज़्यादा दूर भी ये प्रेजेंट होकर अपना काम कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर स्टार्ट साइट है उससे अपस्ट्रीम प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये स्टार्ट साइट है, तो इससे अपस्ट्रीम, इससे डाउन स्ट्रीम, दोनों तरफ ये प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन? इन्हेंसर। इसके अलावा बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इन्हेंसर्स पाए जाते हैं ह्यूमन जीनोम में, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया, अपस्ट्रीम हो सकते हैं, डाउन स्ट्रीम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट हो वहीं पे प्रेजेंट हो। ठीक है, बहुत दूर भी देखे गए हैं। इसके अलावा ये
खुद से प्रमोटर रीजन पे काम नहीं करते, बल्कि इनसे एक्टिवेटर प्रोटीन्स आके बाइंड करती हैं, और ये एक्टिवेटर प्रोटीन्स जो हैं वो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स के साथ में इंटरैक्ट करती हैं, जो कि पॉलीमेरेज 2 वगैरह को या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को वहाँ पर रिक्रूट करवाते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। मतलब सिंपल शब्दों में इन्हेंसर का काम ये नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके प्रमोटर पे बाइंड कर जाए या उस पर खुद एक्ट करे, नहीं। इन्हेंसर का काम है कि उस पर आके, वो डीएनए एलिमेंट है, उस पर आके कुछ प्रोटीन्स बैठेंगी, उसके बाद में ये प्रोटीन्स जो है ये क्या करेंगे अल्टीमेटली कि बाकी के जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि मीडिएटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है उसके साथ में इनका इंटरेक्शन होगा और फिर फाइनली हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आएगा, एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये इन्हेंसर्स आपको इंट्रॉन्स के अंदर भी मिल सकते हैं। इनका जो ओरिएंटेशन है इसको रिवर्स किया जा सकता है। मान लीजिए पहले इस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट थे तो इस ओरिएंटेशन में इनको अटैच किया जा सकता है, मतलब रिवर्स किया जा सकता है इनका ओरिएंटेशन विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शन, ठीक है। एडिशनली ये जो इन्हेंसर है उनको काट के निकाला जा सकता है, कहीं और इंसर्ट किया जा सकता है क्रोमोसोम में, और ये अभी भी जीन के ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करेंगे। यही एक रीजन है कि इंट्रॉन पॉलीमॉर्फिज्म मे हैव इफेक्ट ऑल्दो दे आर नॉट ट्रांसलेटेड, ठीक है। इन्हेंसर्स इसके अलावा एक्सोनिक रीजन जो होते हैं, इंट्रॉन एंड एक्सोन 2 रीजन होते हैं, तो इंट्रॉन में भी मिल सकता है, एक्सोनिक रीजन में भी मिल सकता है, लेकिन एक्सोन में तो देखो मिलेगा ही, जनरल बात है। लेकिन एक्सोन ऑफ अनरिलेटेड जीन, मतलब जिसका उससे काम भी नहीं हो रहा है, जिसका उससे रिलेशन नहीं है फिलहाल, उस जीन के एक्सोन में भी ये मिल सकता है, और ये दूसरे क्रोमोसोम के जीन्स पे भी जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है फॉर एन एनहांसर एलिमेंट। इट कैन बी डाउन स्ट्रीम ऑफ द जीन, हो सकता है। इट कैन ओनली रेगुलेट अ नियर बाय जीन, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा। इट कैन बी अपस्ट्रीम, हाँ जी हो सकता है। इट कैन बी विद इन द इंट्रॉन, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बेस एक्सcision रिपेयर की तरफ। देखिए जो रिपेयर सिस्टम है आपने सब पढ़ा है, पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आई एम श्योर, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका शॉर्ट वीडियोस लेकर आने की कोशिश करती हूँ। तो बेस एक्सcision रिपेयर में अपन एक बेस को काट के निकालते हैं, उसकी जगह पे नई चीज़ लाते हैं। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि डेफिनेटली वो जो बेस है उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पे ये डैमेज्ड बेस है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसमें डैमेज है कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ पे दिस वन है ना, अब इसमें डैमेज है तो इसको हम काट के निकालेंगे। तो अलग अलग एंजाइम्स स्टेप बाय स्टेप मैनर में यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोसाइलेज आता है जो कि क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब कि बेस और शुगर के बीच का जो बॉन्ड है उसको काट देगा और बेस को काट के वहां से निकाल देगा। फिर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा जो कि वहाँ पर एक छोटा सा कट इंट्रोड्यूस करेगा। एंडो है ना, तो न्यूक्लिक एसिड के बीच में कहीं पे कट इंट्रोड्यूस करेगा, तो एक छोटा सा कट यहाँ पर इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद में एक्सोन्यूक्लियस आता है, मतलब इस स्ट्रैंड को कटता हुआ उसको हटाते जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे हेलिकेज वगैरह आते हैं जो स्ट्रैंड को अलग करवा देते हैं। उसके करने के बाद में फिर हमारा पॉलीमेरेज आता है, वो इस नए जगह को बनवा देता है पूरा। लेकिन इस BER में दो चीज़ें, एक लॉन्ग पैच रिपेयर है, एक शॉर्ट पैच रिपेयर। जो शॉर्ट पैच रिपेयर है वहाँ पर आपका पॉलीमेरेज बीटा काम कर रहा होता है, और जो लॉन्ग पैच रिपेयर है वहाँ पर आपका डेल्टा एप्सिलॉन काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि शॉर्ट पैच रिपेयर में डीएनए पॉलीमेरेज बीटा काम करे, और ऑफकोर्स ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में तो 1 2 3 4 5 होते हैं, बीटा एप्सिलॉन डेल्टा ये सब आपके कहाँ होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेस एक्सcision डीएनए रिपेयर सिस्टम इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय डैमेज्ड डीएनए, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, डैमेज होगा डीएनए में तो ये ट्रिगर होगा, मतलब ये एक्टिवेट होगा। द पॉलीमेरेज बीटा पाथवे फैसिलिटेट्स रिप्लेसमेंट ऑफ अ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच। नहीं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि बीटा जो है वो शॉर्ट स्ट्रेच के लिए काम करता है, ना कि लॉन्ग वाले के लिए, है ना। द एंजाइम दैट रिमूव बेसिस फ्रॉम डीएनए आर ग्लाइकोसाइलेजेस एंड लाइएजेस। मैंने अभी बताया आपको कि शुगर को बेस से अलग करने का जो काम है वो किसका होगा, ग्लाइकोसाइलेज का होगा, मतलब बेस को निकालने का जो काम है वो ग्लाइकोसाइलेज का होता है, सही बात है। डैमेज डीएनए जो रिपेयर नहीं हुआ वो डीएनए पॉलीमरेज 3 को वहीं का वहीं रोक देगा, सही बात है। डीएनए पॉलीमरेज 3 एक अच्छा डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब सही काम करने वाला। तो अब उसको दिखेगा कि हाँ डैमेज है, वो 4 और 5 तो है नहीं कि भाई गलती हुई भी,
अनदेखा करके आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करेगा डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 की तरह, है ना। तो ये क्या करेगा, ये वहाँ पर रुक जाएगा, स्टॉल कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, आंसर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट टाइप जो होते हैं उनके टाइप्स बताए गए हैं, 6 टाइप्स, ठीक है। कैटेगराइजेशन बताया गया और इंटरमीडिएट फिलामेंट के प्रोटीन मेंबर्स बताए गए। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे टाइप्स है, प्रोटीन, सेल टाइप, है ना। एंड देन फाइनली यहाँ पे अब इन तीनों ही स्लाइड्स में जो आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है कैटेगराइजेशन, जैसे कि टाइप 1 एसिडिक है, 2 बेसिक है, 3 होमोडाइमराइजिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट सम कैपेबिलिटी ऑफ हेटेरोडाइमराइजिंग, 4th इंटरमीडिएट फिलामेंट मेनली एक्सप्रेस इन न्यूरॉन्स एंड मसल्स, 4th वाले न्यूरॉन एंड मसल में एक्सप्रेस करे खुद को, 5th जो है वो न्यूक्लियर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, न्यूक्लियर, ठीक है। 6th लेंस स्पेसिफिक बीडेड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यस 6th आ जाता है लेंस स्पेसिफिक बीडेड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनके एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, ये सब लेमन्स आ जाएगा आपका टाइप 5 में एग्जाम्पल, और न्यूरॉन्स वाले में आ जाएगा न्यूरोफिलामेंट, नेस्टिन, साइनेमिन एटसेट्रा। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही बताया गया, लेमिन, एबीसी, न्यूरोफिलामेंट, इंटरनेक्सन, नेस्टिन, प्लास्टिसिन, जीएफएपी, डेस्मिन, वाइमेंटिन, ये सब आपको मसल में मिल रहा है, मेसेनकाइमा में, ग्लियल सेल में वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ बता दिया गया है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, है ना। जैसे लेमिन्स हो गए, है ना, न्यूक्लियाई में मिल रहे हैं, न्यूरोफिलामेंट एनएफएल, एनएफएम, एनएफएच, इंटरनेक्सिन न्यूरॉन्स में मिल रहे हैं, एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन्स में इंटरनेक्सिन मिल रहा है, नेस्टिन एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन में, मसल अदर सेल्स में मिल रहा है, ठीक है, यही सब है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। विंक्यूलिन कहाँ प्रेजेंट था, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, हाँ जी, तो पहला विंक्यूलिन आता है। देखिए विंक्यूलिन क्या होती है, बेसिकली एक ये प्रोटीन है, ये आपको मैमल्स में देखने के लिए मिलेगी और इसका काम मेनली क्या है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक कंपोनेंट है ऑफ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एडहेशन कॉम्प्लेक्स, एडहेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो विंक्यूलिन ये हो गए। लेमिन अभी हमने देखा न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नेस्टिन अभी जस्ट हमने देखा एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन, मसल एंड अदर सेल्स। लेमिनिन की अगर हम बात करेंगे, हाँ जी, तो लेमिनिन क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा और इस चीज़ का, लेमिन और लेमिनिन में डिफरेंस। तो लेमिनिन जो है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन फैमिली को बिलोंग करती है, पहली चीज़ ग्लाइकोप्रोटीन फैमिली को, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये उसका पार्ट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स, ऑफ ऑल द एनिमल सेल्स, इसका पार्ट है ये, कौन, लेमिनिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था न्यूक्लियस के बारे में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेमिन। तो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मेक श्योर आप सभी ने इस सेशन को लाइक कर दिया है, इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एंड येस वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वही मिलेंगी। इसके पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी एक साथ, तीनों शॉर्ट सीरीज के पीडीएफ आज मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके अलावा पिन्ड कमेंट ऑफ द वीडियो में, ठीक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से बहुत बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन। आप लोगों के लिए जो मैराथन सेशन में मैंने बात की थी वो मैं बहुत जल्दी प्लान कर रही हूँ, तो प्रोबेबली इस वीकेंड शायद आपको वो देखने मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। और जिस टॉपिक के लिए आपने डिसाइड किया था, जिस टॉपिक को आपने सबसे लाइक किया है, उसी टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे मैराथन सेशन लेने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।